हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्कूलिंग के बारे में। तो आज की सारी बातें मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं एज ए स्पेशल मदर। तो ईशा इस समय सेकंड क्लास में है और उसने लगभग 2 साल की जब वो थी तब से स्कूलिंग उसकी स्टार्ट हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं उसकी जर्नी कैसी रही है स्कूलिंग की। तो जब ईशा की स्पीच नहीं थी और उसके जो डेवलपमेंटल डिलेज थे उसकी वजह से हमने पेडियाट्रिशियन से पूछा था, तो उसने बोला कि आप किसी प्ले स्कूल में से डाल दीजिए तो बच्चे की स्पीच ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमारे अगल बगल वाले सारे लोग मुझसे यही सेम बात बोलते थे कि अगर आप बच्चे को प्ले स्कूल में डाल दोगे तो बच्चे को देख के सीख जाते हैं और उनकी स्पीच ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो मुझे लगा कि ये तो मैजिक हो जाएगा। तो मैं इस मैजिक की उम्मीद मैंने ईशा की जब 2 साल की थी, उसकी कोई स्पीच नहीं थी, वो अपनी नीड्स भी नहीं बता पाती थी, वो पॉटी ट्रेंड भी नहीं थी। मैंने उसको एक छोटे से प्ले स्कूल में डाला था जहाँ पर 30 स्टूडेंट्स थे, एक टीचर थी और वहाँ पर मैंने डाला और मुझे लगा कि शायद ईशा वहाँ पे जाएगी तो इम्प्रूव करेगी। बट मुझे ऐसा लगता है मेरा ये जो डिसीज़न था वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत था, क्योंकि बच्चा बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं था और मैंने उसे एक प्ले स्कूल में डाल दिया था जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब मुझे नहीं पता मेरे बच्चे के साथ अंदर क्या हो रहा है, ना मुझे अलाउ करते थे एज अ मदर, ना मैं देख सकती थी, ना वहाँ पे सीसीटीवी था। तो लगभग 1-1.5 हफ्ते भेजने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, क्योंकि ईशा जब मुझे वापस मिलती थी तो बहुत ज़्यादा डाउन मिलती थी, बहुत ज़्यादा दुखी मिलती थी, लॉस्ट मिलती थी और वो मुझे कुछ बता भी नहीं पाते थे कि ईशा ने क्या किया क्या नहीं किया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जब तक ईशा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ना हो जाए उसे मैं नहीं भेज सकती हूँ। तो मैंने ईशा को बाहर निकाला और मैंने ईशा पे सोचा कि मैं 3-4 महीने अच्छे से काम करूँगी, कम से कम उसको पॉटी ट्रेंड कर दूँ, अपना खाना बताने वाली हो जाए, पानी पीने वाली हो जाए, मैं तभी भेजूँगी। तो मैंने उसे निकाला, 3 मंथ्स निकाला इस सोच में कि ईशा को मैं फटाफट ट्रेंड कर दूँगी और मैं वापस से प्ले स्कूल में डाल दूँगी। लेकिन उन 3 महीनों में कुछ नहीं हुआ, कोई भी उसमें स्किल नहीं आ पाई। और मैंने आपको बताया था कि मेरे और मेरे हस्बैंड की बहुत डिफरेंट ओपिनियन चल रही थी कि मुझे लगता था ईशा नॉर्मल है और उनको लगता था बिल्कुल अलग ही ट्रैक पे जा रही है। तो फिर हम इस बीच मैं थेरेपिस्ट से मिली, मैंने पूरा ब्रेक लिया, ईशा को लेके गई थेरेपीज़ में और उन्होंने बोला कि फ़ाइन, अगर बच्चे में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अगर ओटी और स्पीच पे काम किया जाएगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि बच्चे को अगर मैं साथ में स्कूलिंग भी करूँगी, प्ले स्कूल भेजूंगी तो शायद बच्चे को थोड़ा बहुत सोशल स्किल भी बच्चा सीख पाएगा। तो मैंने उसको एक और प्ले स्कूल में डाला। वो प्ले स्कूल में सबसे अच्छा क्या था कि बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी थी। पहले तो वो 1 वीक तक बच्चे को बोलते थे, मदर को बोलते थे कि वो बच्चे के साथ अंदर ही बैठेंगी, तो आप 7 डेज अपने बच्चे को क्लास में कंफर्टेबल कर सकते हो। तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। दूसरा, उनके जो भी डोर्स थे उन सारे डोर्स में बड़ा सा एक विंडो लगा होता था, एक बड़ा सा शीशे का, जिसमें आप सब कुछ देख सकते हो कि आपका बच्चा एग्जैक्टली अभी क्या कर रहा है। तो हम एक कॉरिडोर में बैठते थे जहाँ पर जब किसी मदर को लगता था कि उसको देखना है अपने बच्चे को तो वो जाके कभी भी देख सकती थी। तो मुझे ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि ट्रांसपेरेंसी थी, प्लस वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का रेशियो बहुत कम, मतलब कि लाइक 20 बच्चों में 2 टीचर थी और 1 मेड थी। तो मुझे लगता था कि ईशा को कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल कर देंगे। ईशा अभी भी पॉटी ट्रेंड नहीं थी, वो अभी भी नहीं बोलती थी और ना ही वो अपनी ज़रूरतों की बातें बता पाती थी। तो यहाँ पे मैं टीचर्स को बता देती थी कि वो पॉटी ट्रेंड नहीं है, आप उसका डायपर चेंज कर देना, या फिर अगर मैं उसे डायपर में भेज रही हूँ तो आप प्लीज़ उसका चेक कर लेना। बट कई बार ऐसा होता था कि ईशा मुझे बहुत ख़राब हालत में मिलती थी, उसका डायपर चेंज नहीं किया जाता था और ये चीज़ मुझे बहुत अंदर तक हिला देती थी। बट कहीं ना कहीं एक होता है ना, पेरेंट्स को लगता है अरे मेरा बच्चा स्कूल तो जा रहा है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को फील होती है। ये हमको लगता है बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा, बच्चे को स्कूल भेजना भी तो ज़रूरी है, भले ही बच्चा उस चीज़ में कंफर्टेबल हो या ना हो। तो ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं देखती थी बाकी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ईशा ना जाए तो मुझे बहुत अंदर से बहुत ख़राब फील होता था। मुझे लगता था जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। लेकिन ईशा स्कूल जाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। बट जब वो मुझे ऐसी हालत में मिलती थी तो मुझे बहुत ख़राब लगता था कि वो ये तक नहीं बता पाती है कि मेरा डायपर चेंज कर दो, मुझे ख़राब फील हो रहा है। वो कोई भी अपनी फीलिंग नहीं बता पाती थी और ये चीज़ मुझे अंदर तक हिला देती थी।
धीरे धीरे ईशा को 1 साल होने लगा और टीचर्स बोलने लगे ईशा बहुत हैप्पी रहती है, बहुत खुश रहती है। तो मुझे लगता था कि चलो ईशा सेटल हो गई है, एक स्कूल है जहाँ पर उसको कंफर्टेबल होता है, जहाँ वो हैप्पी रहती है। तो एक दिन मैंने बोला कि मैं आना चाहती हूँ क्लास में और मैं देखना चाहती हूँ ईशा कैसे रहती है। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया। मैं उसके साथ रूम में बैठी हुई थी, मैं क्लासरूम में थी और मैंने देखा कि ईशा ने अपने उस क्लासरूम में एक छोटा सा सेंसरी रूम बना रखा है। वो उसके फेवरेट कलर्स, उसके फेवरेट एनिमल्स और जो उसकी सारी सेंसरी चीज़ों को, सेंसरी नीड्स को पूरा करता है, उसने उसको ले रखा है और अपने क्लासरूम से अपना सेटअप बिल्कुल अलग कर रखा है। मतलब वो किसी से कनेक्टेड नहीं थी, ना टीचर से ना बच्चों से। उसने अपना एक सेंसरी वर्ल्ड बना रखा था जहाँ पर वो कंफर्टेबली वहाँ पे रहती थी। और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ईशा क्या लर्न करेगी जो वो दूसरों के साथ कनेक्ट ही नहीं करती है। सबके साथ बहुत डिस्टेंस रहता था उसका। तो ये भी एक तरीके से मुझे ऐसा लगा कि मैं जो सोच रही थी उससे बहुत अलग पिक्चर है जो हो रहा है। और ये चीज़ रियलाइज़ करते करते मेरे को 1 साल हो गया और फिर ईशा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस सेंसरी वर्ल्ड में जो उसके कलर्स, जो उसके एनिमल्स होते हैं, आप जानते हैं प्ले स्कूल में सारी चीज़ें होती हैं क्लासरूम्स में बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए। तो एक बच्चे ने उससे कोई चीज़ ली, ईशा ने उससे कोई चीज़ ली, दोनों के बीच में लड़ाई हुई और ईशा को बहुत चोट लग गई। और उस चीज़ ने मुझे इतना हिला दिया, ईशा मुझे ये तक नहीं बता पाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मम्मा ये हुआ। तो इट वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस। एंड देन मैंने सोचा भले ही मुझे होम स्कूलिंग करनी पड़े पर मैं अब ईशा को स्कूल तब भेजूंगी जब वो बोल पाएगी। मैंने पूरे 9 महीने का ब्रेक लिया और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, सबके साथ मिलकर मैंने ईशा की स्पीच पे काम किया, ईशा की पॉटी ट्रेनिंग पे काम किया। एंड देन मैंने ईशा को तैयार किया फॉर्मल स्कूल के लिए। फॉर्मल स्कूल के लिए इसलिए तैयार किया बिकॉज जो प्ले स्कूल्स होते हैं ना वो नहीं जानते स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल नाम का कॉन्सेप्ट प्ले स्कूल्स को नहीं आता। ये फॉर्मल स्कूल्स में होता है, जो इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं जिनके यहाँ एक छोटा सा सेटअप होता है जो स्पेशल बच्चों को उनकी बेसिक नीड्स देते हैं और उनको कंफर्टेबल करते हैं स्कूल में। तो मैंने उसके लिए इंक्लूसिव स्कूल ढूंढा, उसे बेसिक नीड्स वाली लैंग्वेज दी। खाना, भूख लगे तो खाना बता पाए, प्यास लगे तो पानी बता पाए, वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम बता पाए। बेसिक इंडिपेंडेंट बना करके मैंने ईशा का एक स्कूल में एडमिशन कराया, फॉर्मल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन होता है। जब मैंने स्कूल में एडमिशन कराया तो मैंने प्रॉपर बताया कि ईशा का ऑक्यूपेशनल थेरेपी चल रही है, स्पीच थेरेपी चल रही है एंड हमें ऐसे स्कूल में उसको डालना है जहाँ पर उसकी नीड्स का ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने उसको पूरा 1 से 1.5 घंटा ऑब्जर्व किया हमारे बिना, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, उसको बेसिक चीज़ें बोली गई, उसको कहा गया करने के लिए। तो उसने जब उनको लगा कि वो अच्छे ढंग से ईशा को समझ पा रहे हैं और ईशा को ज़रूरत पड़ने पे वो उसको एक बेसिक सेटअप भी दे पाएंगे, तो उन्होंने उसको एडमिशन दिया। और तब ईशा केजी में थी। लगभग ईशा होगी उस समय 5.5-6 साल की। तो ईशा जब वहाँ पे गई केजी में तो मैंने उनसे बोला कि मैम देख लीजिएगा। तो उन्होंने बोला हमारे पास स्पेशल एजुकेशन है और बेसिक हम लोग को पता है बच्चों को कैसे सेटल करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और आपकी बेटी बहुत कंफर्टेबल रहेगी, डोंट वरी। बस वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, मैं मेरी बेटी के साथ अंदर नहीं बैठ सकती थी, बट मुझे इस बात का सुकून था कि वो पॉटी ट्रेंड है, वो अपनी बातें बता पाती है, वो अपनी ज़रूरतें बता पाती है, तो एटलीस्ट वो बता पाएगी। तो जब मेरी टीचर से मुलाकात हुई 2 दिन बाद, जब वो 2 दिन क्लास में गई और मैंने पूछा कि मैम कैसा रहा, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि क्या इसका नाम ईशा है, क्योंकि जब भी हम ईशा बोलते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं देती हमको। तो मैंने बोला मैम हो सकता है आपकी आवाज़ में नहीं बोल पा रही हो या नहीं देख पा रही हो, शायद वो बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड हो रहा हो, इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही, तो इसलिए शायद आपको नहीं दे रही, बट 1 हफ्ते में वो आपको देने लग जाएगी। तो कहती है ठीक है, ओके। धीरे धीरे मुझे लगा कि ईशा फॉर्मल स्कूल में सेटल होने लगी है, थोड़ा थोड़ा लिखने भी लगी थी ईशा, मैंने उसकी राइटिंग पे भी वर्क किया था। तो बेसिक मैथ्स में लिखने लगी थी, लाइंस में लिखने में उसको प्रॉब्लम होता था, बट जहाँ पे लाइंस नहीं होती थी वो लिख पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ईशा फॉर्मल स्कूल में कंफर्टेबल हो गई है, वो 6 घंटे के लिए जाती थी, तो मुझे लगता था कि फ़ाइन,
अच्छे से हो रहा है, ठीक हो रहा है। बट धीरे धीरे मेरी कुछ पहचान के वहाँ पे बच्चे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ईशा बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो जब भी मैं उसकी टीचर से बोलती थी तो वो बोलती थी हाँ बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाती है, तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि क्यों ना आप इसका 2 दिन स्पेशल स्कूल में करा दें और 3 days फॉर्मल स्कूल में करा दें, ताकि बच्चा जो है बहुत कंफर्टेबल हो जाए। तो ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और मुझे एक अलग एक अजीब सी फीलिंग हुई कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एज अ पेरेंट ना हम चाहते हैं हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाए, बस चला जाए। लेकिन अब अब मेरे को 2-3 साल हो गए ना उसके बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका सजेशन ना सही था। क्योंकि अगर मैं मेरी बेटी को स्पेशल स्कूल में भेजती ना 2 दिन, जहाँ उसे 1-on-1 मिलता, तो शायद वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से इम्प्रूव कर पाती। तो उस समय तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ के अगेंस्ट थी, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो एडवाइस उनकी अच्छी थी, और शायद मैं अगर मान लेती तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता। तो धीरे धीरे मुझे चीज़ समझ में आने लगी कि ईशा को 6.5 घंटा भेजने के बाद ईशा इतना एग्जॉस्ट होकर के आती थी, दिन भर रोना, फिर उसको सेंसरी ओवरलोड होता था, फिर वो घर पे काम नहीं करना चाहती थी, फिर उसको थेरेपीज जाना होता था। तो जो एक्चुअली में एज अ मदर मुझे काम करना था, मैं उस पर काम नहीं कर पाती थी। तो उसका केजी इसी तरीके से गया, जहाँ पे मुझे लगता था कि यार मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि ये थेरेपी में भी जाती है, स्कूल में भी जाती है, पर मुझे इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। मेरी बेटी में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली में जो काम एज ए पेरेंट हमें करना है, उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। फिर वो फर्स्ट क्लास में आई। फर्स्ट क्लास में थैंक गॉड उसे एक बहुत अच्छी टीचर मिली, जिन्होंने उसका मेरी तरह ख्याल रखा एज अ मदर। मैं बोलूँगी कि आपको टीचर कैसा मिलता है ना आपके बच्चे को, इस पर बहुत डिपेंड करता है बच्चे की जर्नी स्कूल की। तो ईशा को थैंकफुली बहुत अच्छी टीचर मिली, जिसने ईशा को रियली चैलेंज किया, और उसको चैलेंज किया तो मुझे भी बहुत चैलेंज किया। तो हम तीनों ने मिलकर ईशा पे बहुत काम किया। उन्होंने हर तरीके से ईशा को सपोर्ट किया, जो भी चीज़ों में ज़रूरत होती थी। लाइक ईशा को बहुत सारे ब्रेक्स चाहिए होते थे, तो वो ईशा को ब्रेक्स पे भेजती थी। मेट के साथ बोल देती थी कि इसको 2 चक्कर के कॉरिडोर के लगा करके आ जाओ। थोड़ा बहुत ईशा को जो भागना होता था, दौड़ना होता था, स्विंग चाहिए होता था, तो बेसिक बेसिक उसको थोड़ा थोड़ा उसको मिल जाता था। प्लस उसका स्पेशल एजुकेशन शुरू हो गया था, तो उसके 2 पीरियड स्पेशल एजुकेटर के साथ जाते थे, जहाँ पर स्पेशल एजुकेटर प्रॉपर क्लास में आती थी, ऑब्जर्व करती थी उसको कि कैसा वो कर रही है, फिर वो नोट्स बनाती थी और सेपरेट ईशा पे काम करती थी। वो वीक में 2 ही बार होता था, लेकिन फिर भी ईशा बहुत हैप्पी रहती थी स्पेशल एजुकेटर के साथ, क्योंकि वो 1-on-1 होता था। तो ईशा लव्स 1-on-1 थिंग। तो जहाँ पर बच्चों में 30 बच्चे होते हैं और एक टीचर होती है, तो ईशा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहती थी, क्योंकि वो इतने सारे बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती थी। तो उस टीचर ने एज अ मदर उसको खाना भी खिलाया अपने हाथ से, और उसको डांटा भी, सब कुछ किया। और इस तरीके से ईशा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ईशा के लिए बेस्ट टीचर थी, बिकॉज मेरी कमी कहीं नहीं होती थी स्कूल में। अगर वो ईशा के साथ है तो मुझे लगता था कि मैं वहीं पर हूँ, और अगर ईशा ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल होती थी, मुझे एक फ़ोन करती थी और बोलती थी आप आके ले जाओ, बिकॉज आज ये अनकंफर्टेबल है। तो पहली बात, अगर 30 बच्चों में अगर टीचर को समझ में आ रहा है ना कि ईशा अनकंफर्टेबल है, दैट मीन्स कि वो बच्चे के साथ कनेक्ट कर पा रही है। और जब फर्स्ट क्लास ख़त्म हो गई, तो फिर अब सेकंड क्लास में है ईशा, और अब तो शुरू हो गया है ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी ईशा अब समझने लगी है, राइटिंग करने लगी है, सारी चीज़ें होने लगी हैं। कुछ कॉन्सेप्ट उसको समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। तो मैंने अपनी इस जर्नी में क्या क्या चीज़ें लर्न करी। स्कूल आपको हमेशा इंक्लूसिव लेने चाहिए, जहाँ पे आपके बच्चे को कंफर्टेबल किया जा सके, ओटी के थ्रू, स्पेशल एजुकेशन के थ्रू, आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, और जो वहाँ पर इंक्लूसिव सेटअप है, उन दोनों में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो बता सके बच्चे की जो बेसिक नीड्स है उसे कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। बच्चे को क्लासरूम के इन्वायरमेंट में कैसे कंफर्टेबल करना चाहिए। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने बताया था कि ईशा का जहाँ पर सीट है, उसके नीचे की साइड आप छोटे छोटे बॉल्स लगवा दीजिए, जो कुशन वाली बॉल्स होती हैं, स्माइली बॉल्स। तो ईशा भागेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उसको एक फिजिटी टॉय दे दीजिए, तो उसका वो जो होता है हर जगह पे छूना छूना छूना, वो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें अगर आपको, आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्कूल अगर कंबाइन होकर चीज़ करें ना, तो बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। और मैंने एक और चीज़ ट्राई करी थी कि मैंने ईशा को कुछ दिनों के बाद 3.5 घंटे ही भेजती थी, क्योंकि मुझे ईशा का 6.5 घंटे के बाद कुछ टाइम ही नहीं मिलता था। 6.5 घंटा वो स्कूलिंग जाती थी, फिर थेरेपी चली जाती थी। तो मेरा टाइम कब मिलेगा उसे? मैं कब काम करूँगी मेरे बच्चे पे? काम तो मुझे ही करना है ना।
तो मैंने ये चीज़ डिसाइड करी कि स्कूल चाहे 6 घंटे का हो या 8 घंटे का हो, ईशा 3 घंटे ही जाएगी, क्योंकि जो काम मदर कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो मदर का भी 1-2 घंटा बच्चे पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम बच्चा डिलेड है क्या करें, तो मैं बोलूँगी एक अर्ली इंटरवेंशन प्लान होता है जो बहुत हेल्प करता है बच्चे को। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और आप स्कूल के लिए देख रहे हो तो अर्ली इंटरवेंशन का प्लान बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करता है, जिसमें उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी मिलती है, स्पीच थेरेपी भी मिलती है, स्पेशल एजुकेशन भी मिलती है। एक पूरा एक प्लान होता है जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो आप उसमें ही ट्राई कीजिए। अगर आप स्कूल्स ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ इंक्लूसिव स्कूल ढूंढिए जहाँ पे बच्चे को कंफर्टेबल किया जा सके। और किसी टॉप क्लास स्कूल में भेजने से अच्छा है कि कोई ऐसा स्कूल ढूंढिए जहाँ पर कम बच्चे हों और आपके बच्चे को ज़्यादा फोकस मिल सके। और ये जो स्कूल से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कुछ मैजिक हो जाएगा, वो कुछ नहीं होने वाला। वो आपको, थेरेपिस्ट को और स्कूल को मिलके, तीनों को मिलके काम करना है। तो मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत ही स्मूथ रही है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सेटल होती चली गई। और ये सब डिपेंड करता है आपकी टीचर कितनी अच्छी है और आपकी टीचर कितना आपके साथ कोऑपरेट करना चाहती है। तो स्कूल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका किस टीचर के साथ आपका बच्चा अलाइंड है। तो ये थी मेरी जर्नी। आई होप कि आपको ये जर्नी जो मेरी थी उससे आपको हेल्प मिले। आप लोग बहुत पूछते हैं कि कैसे स्कूल ढूंढने चाहिए, ईशा नॉर्मल स्कूल में जाती है क्या? तो ईशा एक फॉर्मल, नॉर्मल, इंक्लूसिव स्कूल में जाती है और ऐसी ही जर्नी रही है मेरी। और आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे।